काला नहीं हो रहा रे। चलिए लिखिए बोर का परमाणु मॉडल। बोर का परमाणु मॉडल। बोर का परमाणु बोर्स एटॉमिक मॉडल। बोर्स एटॉमिक मॉडल, बोर का परमाणु मॉडल। चलिए अब पढ़ाई पर ध्यान देते हैं कि नहीं। बोर्स एटॉमिक मॉडल, बोर का परमाणु मॉडल। चलिए कल हम लोग पढ़ लेते भाई रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, उसका दोष हो गया था, क्लियर है कुछ कुछ। अब हम बोर का परमाणु मॉडल पढ़ रहे हैं, बोर्स एटॉमिक मॉडल। देखो बाबू हमारे पास क्या हुआ कि रदरफोर्ड साहब जो बताए हैं उसके दोष को, उसमें दोष पाया गया नहीं, दो दोष लिखा थे नहीं, तो उसके दोष को दूर करके मतलब उसके दोष को हटाकर परमाणु का एक नया मॉडल दिए। क्या बोले हैं? परमाणु का एक नया मॉडल दिए हैं। उसी मॉडल का नाम है बोर्स मॉडल। क्या भाई? बोर्स एटॉमिक मॉडल। लिखिए इसके बाद थोड़ा सा लिखिए। नील बोर एक पूरा नाम होता है, चला लिखिए नील बोर ने, नील बोर ने लिखिए इसके बारे में। थ्योरेटिकल पॉइंट है तो लिखना पड़ेगा चला। नील बोर ने, नील बोर, ओ यार, नील बोर ने रदरफोर्ड के, नील बोर ने रदरफोर्ड के, नील बोर ने रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल पर, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल पर, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल पर प्लांक का क्वांटम सिद्धांत लगाकर, प्लांक का क्वांटम सिद्धांत लगाकर, नील बोर ने रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल पर प्लांक का क्वांटम सिद्धांत लगाकर, प्लांक का क्वांटम सिद्धांत लगाकर, प्लांक का, प्लांक से उसे निकलता है चला, प्लांक का क्वांटम सिद्धांत लगाकर, प्लांक का क्वांटम सिद्धांत लगाकर रदरफोर्ड के दोषों को दूर कर, रदरफोर्ड के दोषों को दूर कर, रदरफोर्ड के दोषों को दूर कर परमाणु का एक नया मॉडल दिए, परमाणु का एक नया मॉडल दिए, परमाणु का एक नया मॉडल दिए, रदरफोर्ड के दोषों को दूर कर परमाणु का एक नया मॉडल दिए, एक नया मॉडल दिए जिसे बोर का परमाणु मॉडल कहते हैं, जिसे बोर का परमाणु मॉडल कहते हैं, जिसे बोर का परमाणु मॉडल कहते हैं, जिसे बोर का परमाणु मॉडल कहते हैं। इसके अनुसार कॉमा, जिसे बोर का परमाणु मॉडल कहते हैं, जिसे बोर का परमाणु मॉडल कहते हैं, इसके अनुसार। इतना लिखा था उसके बाद भी छोटी में बोलो भाई तेज लिखा है, तेज लिखा रहे हैं हम। क्या लिखें बोलिए? अरे लिखा लियो, ठीक बोली ने बोल दिया, ठीक, बड़ी बात, कुछ सुधार के लिए धीरे लिखाएंगे। वो यानी क्या लिखें? बोर का परमाणु मॉडल कहते हैं, इसके अनुसार कॉमा। ठीक, देखिए चला थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि बोर साहब और रदरफोर्ड साहब क्या बोले थे। रदरफोर्ड साहब बोले थे, चला वही कुछ पॉइंट तो यही भी वही बात बताएं, सुन ले आराम से। बोर साहब बताएं बाबू कि हाँ परमाणु का आकार गोला होता है। क्या ये भी बोले कि हाँ परमाणु का आकार गोला होता है और इसका धनावेश यानी समस्त धनावेश और लगभग समस्त द्रव्यमान उसके केंद्र पर केंद्रित होता है, जिसे हम नाभिक कहते हैं। यही बात तो रदरफोर्ड भी बोले थे, यही बात नहीं बताए थे रदरफोर्ड साहब भी, तो यही बात बोर साहब बोले हाँ ये वाला बात आपका क्या है, सही है। तो लिखिए पहला पॉइंट, पहला पॉइंट लिखिए बोर के मॉडल के अनुसार, अनुसार कॉमा दे दिए। पहला पॉइंट लिखिए, ये परमाणु का आकार गोला होता है। पहला पॉइंट में लिखिए परमाणु का आकार गोला होता है, परमाणु का आकार गोला होता है, परमाणु का आकार गोला होता है तथा इसका समस्त धनावेश, तथा इसका समस्त धनावेश, तथा इसका
समस्त धनावेश, तू आओ ना, बहुत दिन के छूटल छाटल आ तू लेट कर में। परमाणु का आकार गोला होता है, हैंडल एकदम फ्री करके ले, ठीक। परमाणु का आकार गोला होता है एवं इसका समस्त धनावेश एवं लगभग समस्त द्रव्यमान, थोड़ा तेजी लिखिए, समस्त धनावेश एवं लगभग समस्त द्रव्यमान एवं लगभग समस्त द्रव्यमान इसके केंद्र पर केंद्रित रहते हैं। समस्त, इसका लगभग समस्त द्रव्यमान इसके केंद्र पर केंद्रित रहते हैं, इसके केंद्र पर केंद्रित रहते हैं, जिसे नाभिक कहते हैं। केंद्र पर केंद्रित रहते हैं, जिसे नाभिक कहते हैं। चला लोग थोड़ा आराम से और थोड़ा स्पीड लिखिए, बकाइए नहीं, जिसे नाभिक कहते हैं। क्लियर हो गया? नाभिक कहते हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट लिखिए, लिखिए उसके बाद में होकर समझा देंगे। दूसरा पॉइंट बोला गया बाबू कि हमारे पास रदरफोर्ड साहब बोले थे कि सभी संभव वृत्तीय कक्षा में परिक्रमा करेगा इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर, परंतु बोर साहब बोले हैं कि सभी संभव कक्षा में नहीं परिक्रमा करेंगे, कुछ विशिष्ट कक्षा में करेगा। क्लियर है? क्या बोला गया कि कुछ विशिष्ट कक्षा में, मतलब कुछ स्पेशल कक्षा होगा, उसी में केवल इलेक्ट्रॉन का अनेक परिक्रमा करेंगे नाभिक के चारों ओर, जिसमें, और हल्ला नहीं कीजिए, और उस कक्षा में इलेक्ट्रॉन कोई ऊर्जा उत्सर्जित नहीं करेंगे, और उस कक्षा को हम लोग अस्थायी कक्षा कहते हैं। क्या बोलेंगे? अस्थायी कक्षा। दूसरा पॉइंट लिखिए, देखिए परमाणु में इलेक्ट्रॉन, परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर, परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर, परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर, परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर कुछ विशिष्ट कक्षाओं में ही, कुछ विशिष्ट कक्षाओं में ही, कुछ विशिष्ट कक्षाओं में ही परिक्रमा करते हैं, कुछ विशिष्ट कक्षाओं में ही परिक्रमा करते हैं। हो गया है? कुछ विशिष्ट कक्षाओं में ही परिक्रमा करते हैं तथा इन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन कोई ऊर्जा उत्सर्जित नहीं करते हैं, तथा इन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन्स कोई ऊर्जा उत्सर्जित नहीं करते हैं, तथा इन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन्स कोई ऊर्जा उत्सर्जित नहीं करते हैं, तथा इन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन्स कोई ऊर्जा उत्सर्जित नहीं करते हैं, कोई ऊर्जा उत्सर्जित नहीं करते हैं, एवं इन कक्षाओं को अस्थायी कक्षा तथा इन कक्षाओं को अस्थायी कक्षा कहते हैं, तथा इन कक्षाओं को अस्थायी कक्षा कहते हैं, अस्थायी कक्षा कहते हैं। तीसरा पॉइंट लिखिए, देखिए परमाणु में इलेक्ट्रॉन, जल्दी जल्दी लिखिए थोड़ा सा। तीसरा पॉइंट, परमाणु में इलेक्ट्रॉन, परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर, परमाणु में इलेक्ट्रॉन्स नाभिक के चारों ओर, परमाणु में इलेक्ट्रॉन्स नाभिक के चारों ओर केवल उन्हीं कक्षाओं में परिक्रमा करते हैं, 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 जिन कक्षाओं में, जिन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन्स का कोणीय समवेग, जिन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन्स का कोणीय समवेग, जिन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन्स का कोणीय समवेग h/2π के पूर्ण गुणज होते हैं, जिन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन्स का कोणीय समवेग h/2π के पूर्ण गुणज होते हैं, h/2π के पूर्ण गुणज होते हैं। क्लियर? अन्य कहने का मतलब चला कि इलेक्ट्रॉन्स का जो कोणीय संवेग होगा, कोणीय संवेग जो होगा
कोणीय संवेग बराबर हो जाएगा h/2 क्या बोला गया रे बाबू कि पूर्ण गुणज मतलब n से गुना कर दें जहाँ n पूर्ण संख्या होगा। क्लियर है? देख लीजिए आपके पास जो कोणीय संवेग होगा बाबू आपका h/2 के पूर्ण गुणज होगा। h प्लैंक्स कांस्टेंट है, 2 आपका कांस्टेंट हो गया है। n h/2 n जहाँ पूर्ण संख्या है, h का पूर्ण गुणज मतलब n रहेगा, नहीं चला NH जहाँ n बराबर आपका 1 2 3 डॉट डॉट चलेगा कि नहीं? क्लियर है? अब कोणीय संवेग का फार्मूला होता चला, कोणीय संवेग होता है तो जड़त्व आघूर्ण गुणे कोणीय वेग यानी इसका फार्मूला mvr होगा। क्या हो जाएगा चला? कोणीय संवेग का फार्मूला क्या होता है? mvr। सुन ले आराम से, कोणीय संवेग का फार्मूला mvr कहाँ से आता चला? जड़त्व आघूर्ण गुणे कोणीय वेग लगाइएगा mvr आ जाएगा। ये तो mvr बराबर क्या हो जाएगा? NH/2 लिख सकते हैं कि नहीं? ये आपका आया है, लिख लीजिए, उसके बाद आपको समझाते हैं। यानी कोणीय संवेग जो होगा बाबू NH/2 होगा जहाँ n कॉमन 1 2 3 4 अपना चलेगा, मतलब पूर्ण संख्या n रहेगा। क्लियर? आराम से लिखिए, इसको फिर से समझाएंगे हम। लिखिए जल्दी चला, ज़्यादा देखिए बोले नहीं कि थोड़ा सा आप लोग टाइम बहुत ज़्यादा लेते हैं। हमारा जो वीडियो डालते हैं ना तो मैं बहुत लड़का कमेंट करते हैं सर बहुत धीरे पढ़ाते, दिखता होगा सब लिखता है एकदम स्लो पढ़ाते। अब तुम लोग बोले कि धीरे फास्ट पढ़ाते हैं, लोगों पानी में डूब के मर जाए फेदा ना, जो ये को कुछ बोलो नहीं ठीक है। हाँ तो के करे स्टॉप हो जाएगा, कहाँ लग रहे हैं? 1 2 लाइन लिखेंगे स्टॉप कर दिया हम। चलिए हो गया। आने समझ लिए इस पॉइंट को, बोला गया बाबू तीनों पॉइंट हम फिर से समझाते हैं। बोला है चला बोर साहब बताए हैं कि हमारा इलेक्ट्रॉन है चला वो सभी संभव वृत्तीय कक्ष हम परिक्रमा नहीं करेंगे, केवल उन्हीं कक्ष हम परिक्रमा करेगा चला जिन कक्षा में उसका कोणीय संवेग h/2 का पूर्ण गुणज रहेगा। आया समझ में? मतलब जब भी रहेगा ऐसा रहेगा चला 1 मानो n का मान 1 रखें तो h/2 तो जिस कक्षा में कोणीय संवेग रहेगा h/2 का पूर्ण गुणज उसी में आपका इलेक्ट्रॉन परिक्रमा करेंगे, बाकी कक्षाओं में परिक्रमा नहीं करेंगे, केवल उन्हीं कक्षा में करेंगे जिनमें कोणीय उसका संवेग होना चाहिए h/2 का पूर्ण गुणज मतलब होगा h/2 तहाँ 2h/2 तहाँ 3h/2 4h/2 5h/2 मतलब इसके रूप में रहेगा। उन्हीं कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन उसमें गति करेंगे। क्लियर है? ये बोर साहब बताने कोई दिक्कत वहाँ तक हुआ चला? कई पॉइंट हुआ चला बोलिए? चौथा पॉइंट हो गया चला। चौथा पॉइंट बोला गया चला कि हमारे पास ये तो यानी बोर के अनुसार चला। फिर अगला पॉइंट में बोला गया है, इन्हें सुनिए कि अगर मान लो इसको कहीं बाहरी स्रोत से अगर इसको ऊर्जा दिया जाए, क्या बोले? अगर परमाणु को बाहरी रूप से बाहर से हम लोग एनर्जी देंगे तो क्या हुआ चला, जो अस्थायी कक्षा में इलेक्ट्रॉन होगा उनमें से कोई इलेक्ट्रॉन निकल कर ऊपरी कक्षा में जंप करेगा और वहाँ मतलब कूद कर जाएगा और वहाँ पर बहुत कम समय के लिए रुकेगा, मात्र 10⁻⁸ सेकेंड से भी कम रुकेगा और फिर अपना निचली कक्षा में जंप कर जाएंगे। तो इस प्रक्रिया को हम लोग संक्रमण ट्रांजिशन कहते हैं। क्या बोलेंगे? लिखिए 14 पॉइंट लिखिए। जब परमाणु को बाह्य स्रोत से, अरे थ्योरेटिकल पॉइंट है चला, क्या किया जाए, थ्योरेटिकल में थोड़ा सा दिक्कत होवे करता है। जब परमाणु को बाह्य स्रोत से, जब परमाणु को बाह्य स्रोत से, जब परमाणु को बाह्य स्रोत से ऊर्जा प्राप्त होती है, जब परमाणु को बाह्य स्रोत से ऊर्जा प्राप्त होती है तो उसके अस्थायी कक्षा से कोई इलेक्ट्रॉन, तो उसके अस्थायी कक्षा से कोई इलेक्ट्रॉन, तो उसके अस्थायी कक्षा से कोई इलेक्ट्रॉन, कोई एक इलेक्ट्रॉन, एक ही बात है यार, तो उसके अस्थायी कक्षा से कोई इलेक्ट्रॉन, अस्थायी कक्षा से कोई इलेक्ट्रॉन निकलकर उच्च कक्षा में चले जाते हैं, उच्च कक्षा में चले जाते हैं, अस्थायी कक्षा से निकलकर उच्च कक्षा में चले जाते हैं, उच्च कक्षा में चले जाते हैं तथा वहाँ मात्र 10⁸ सेकेंड तक ही रुकते हैं, तथा वहाँ मात्र या केवल लिखिए मात्र 10⁸ सेकेंड तक ही रुकते हैं। वहाँ तक ज़्यादा देर तक नहीं रुकेगा, मात्र बहुत कम टाइम में चला 10⁸ सेकेंड तक ही रुकते हैं। और पुनः निम्न कक्षा में, और पुनः निम्न कक्षा मतलब नीचे वाला कक्षा में, और पुनः निम्न कक्षा में चले आते हैं,
और पुनः निम्न कक्षा में चले आते हैं, तो इस प्रक्रिया को संक्रमण ट्रांजिशन कहते हैं। क्या बोलेंगे बाबू? ट्रांजिशन, अंग्रेजी याद रखें। तो इस प्रक्रिया को संक्रमण ब्रैकेट में ट्रांजिशन, संक्रमण मतलब फैलना होता है ना जिला, ट्रांजिशन ठीक है, नहीं अंग्रेजी ठीक है, हिंदी में गड़बड़ है। तो इस प्रक्रिया को ट्रांजिशन कहते हैं। क्या बोलेंगे जिला? तो इस प्रक्रिया को ट्रांजिशन कहते हैं। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, जब इलेक्ट्रॉन का संक्रमण उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में होते हैं, जब इलेक्ट्रॉन्स का संक्रमण उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में होते हैं, जब इलेक्ट्रॉन्स का संक्रमण उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में होते हैं, जब इलेक्ट्रॉन्स का संक्रमण उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में होते हैं, तो इन कक्षाओं में ऊर्जा के अंतर के बराबर ऊर्जा का, तो इन कक्षाओं में ऊर्जा के अंतर के बराबर ऊर्जा का, तो इन कक्षाओं में ऊर्जा के अंतर के बराबर ऊर्जा का, तो इन कक्षाओं में ऊर्जा के अंतर के बराबर ऊर्जा का एक फोटॉन उत्सर्जित होते हैं। हाँ, एक फोटॉन नहीं लिखाई था, एक फोटॉन उत्सर्जित होते हैं। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, माना कि एक फोटॉन उत्सर्जित होते हैं। पैराग्राफ चेंज कर लिखिए, माना कि उच्च कक्षा एवं निम्न कक्षा में, माना कि पैराग्राफ चेंज करें फिर से, माना कि उच्च कक्षा एवं निम्न कक्षा में इलेक्ट्रॉन्स की ऊर्जा, माना कि उच्च कक्षा एवं निम्न कक्षा में इलेक्ट्रॉन्स की ऊर्जा क्रमशः E2 तथा E1 है। उच्च कक्षा एवं निम्न कक्षा में इलेक्ट्रॉन्स की ऊर्जा क्रमशः E2 तथा E1 है। इलेक्ट्रॉन्स की ऊर्जा क्रमशः E2 तथा E1 है। तो फोटॉन की ऊर्जा इस प्रकार दी जाती है, तो फोटॉन की ऊर्जा इस प्रकार दी जाती है, तो फोटॉन की ऊर्जा इस प्रकार दी जाती है, तो फोटॉन की ऊर्जा इस प्रकार दी जाती है। यानी चला फोटॉन की ऊर्जा क्या बोला गया, दोनों ऊर्जा के अंतर के बराबर ऊर्जा का फोटॉन की ऊर्जा होगा, यानी फोटॉन की ऊर्जा E बराबर हो जाएगा चला E2 माइनस E1। क्या हो जाएगा भाई? E को हम H न्यू आप बोल सकते हैं कि, तो E2 माइनस E1 हो गया एक तरह से। क्लियर? अब चाहे तो एक फिगर बना दो साइड में चला कि मान लो इलेक्ट्रॉन क्या होता है चला उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में जंप करेगा, किधर जाएगा बाबू? तब ऐसा होगा। मान लो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जंप करके मतलब कूद के ना ए जाए, सुना नहीं चला, तो होगा क्या, इसको यहाँ पर ऊर्जा E2 मान लो, इसमें एनर्जी कितना E1 है। क्लियर? तब फोटोन की ऊर्जा क्या हो जाएगा? E2 माइनस E1। चलिए बना लीजिए, आइए समझ में। मतलब जितना ऊर्जा दोनों कक्षा में चला उसके ऊर्जा का अंतर के बराबर ऊर्जा का फोटोन बनेगा। क्लियर? फोटोन उत्सर्जित होंगे, फोटोन का निर्माण हो जाएगा, उतना फोटोन की ऊर्जा एक उत्पन्न होगा। क्लियर? मतलब अगर इलेक्ट्रॉन का संक्रमण उच्च कक्षा से निम्न का, इन्हें लिखल नहीं ले रहे। चलिए नहीं, ये दिक्कत ही पॉइंट में की बोलिए, दिक्कत है फिर से समझाएंगे। चला दिक्कत लग रहा है, अरे दिक्कत है बोल रहे हैं, कहाँ जा रहा है? क्या नहीं आ रहा है? ये आ रहा है कि समझ में नहीं आ रहा है?
अरे मतलब बाबू अन्य रास्ता के दोनों तरफ जाते थे, दिखाई दे रहे आदमी मेरे, कहीं ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर गया होगा, बाद में ऊपर से जब नीचे जाएगा तो तिरने देंगे कि ऊपर से नीचे जा रहा है। तो अगर ऊपर से नीचे जंप करता है इलेक्ट्रॉन चला तो दोनों कक्षाओं में ऊर्जा के अंतर के बराबर ऊर्जा का, मान लो इस कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा E2 है, क्या माने इसमें E1 है, तो दोनों घटाएंगे उतने बराबर का एक हमें फोटोन मिलेगा। क्या मिलेगा? फोटोन, जिसकी ऊर्जा दोनों कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा के अंदर के बराबर रहेगा। क्लियर? तब फोटोन की ऊर्जा H न्यू होता है कि नहीं, तो E बराबर E2 माइनस E1 की H न्यू लिख सकते हैं, तो यहीं पे छोड़ दे, कोई दिक्कत नहीं है। यानी H न्यू बराबर हो जाएगा E2 माइनस E1। और कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कितना होगा, चला हमें तुरंत आ जाएगा, हम कौन कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितना ऊर्जा है, ऊर्जा का फॉर्मूला तुरंत अभी निकाल लेंगे। क्लियर? तो इसलिए ऊर्जा भी निकाले, फॉर्मूला भी हमें पता नहीं। क्लियर नहीं है? मतलब कक्षा में कितना ऊर्जा होता है, चला पहला कक्षा में कितना है, दूसरा कक्षा में कितना ऊर्जा हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन के कक्षाओं में ऊर्जा। क्लियर? तब यहाँ तो हो गया कैमा पॉइंट है चौथा, चला लास्ट पॉइंट पचमा लिखिए बोर के साथ। पचमा में बोला गया चला वही कि आपके पास इलेक्ट्रॉन जो घूम रहा है चला, तो उसके लिए आवश्यक अभी केंद्र बल वही विद्युत आकर्षण बल से प्राप्त होता है जो नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच लगता है। क्लियर? लिखिए परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर, परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर, लगता है एक ही टॉपिक चलते ना, परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर, नाभिक के चारों ओर परिक्रमा करते हैं, नाभिक के चारों ओर परिक्रमा करते हैं, जिसके लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल, जिसके लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल, जिसके लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल विद्युत आकर्षण बल से प्राप्त होते हैं, जिसके लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल विद्युत आकर्षण बल से प्राप्त होता है, जिसके लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल विद्युत आकर्षण बल से प्राप्त होता है। क्लियर? चलिए बोर के परमाणु मॉडल के दोष लिखिए। बोर के परमाणु मॉडल के दोष, आवश्यक अभिकेंद्र बल विद्युत आकर्षण बल से प्राप्त होते हैं। क्लियर? आवश्यक अभिकेंद्र बल विद्युत आकर्षण बल से प्राप्त होते हैं। चलिए बोर के परमाणु मॉडल के दोष, मॉडल के दोष, बोर के परमाणु मॉडल के दोष, ड्रॉबैक्स, ड्रॉबैक्स ऑफ बोर्स एटॉमिक मॉडल। क्या पढ़ेंगे बाबू? बोर्स एटॉमिक मॉडल, बोर्स एटॉमिक मॉडल, बोर्स एटॉमिक मॉडल, बोर्स एटॉमिक मॉडल, बोर्स एटॉमिक मॉडल। क्लियर है? उसके दोष से चला, मतलब क्या क्या दोष है, 4-5 दोष हैं लिखाते हैं। पहला दोष बोला है बाबू, बोर के जो सिद्धांत दिया है वो केवल एक इलेक्ट्रॉन वाला परमाणुओं के स्पेक्ट्रम की व्याख्या करता है। क्या बोले हैं? बोर का जो परमाणु मॉडल है भाई वो एकल इलेक्ट्रॉन, एकल इलेक्ट्रॉन मतलब जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन हो, एक इलेक्ट्रॉन, सुन ले आराम आराम से। बोर का जो सिद्धांत है बाबू, अभी आगे पढ़ेंगे इसका स्पेक्ट्रम मानी मॉडल, तो बोर का जो सिद्धांत है केवल एक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणुओं के स्पेक्ट्रम की व्याख्या करता है, मतलब जिसके पास केवल एक ही इलेक्ट्रॉन होगा उसी के स्पेक्ट्रम की व्याख्या सफलतापूर्वक कर पाते हैं। एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन वाले में बोर का आपका सिद्धांत नहीं काम कर पाएगा। क्लियर है? मतलब एक जैसे में हीलियम प्लस, हीलियम प्लस बोले, हीलियम 2 होता है, उसमें प्लस लगे मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, हीलियम प्लस, लिथियम प्लस प्लस, डबल प्लस आने कहीं मतलब इसे एक ही इलेक्ट्रॉन बचा है, तो इसका केवल स्पेक्ट्रम वो सफलतापूर्वक बना सकते हैं, उसीलिए केवल हम हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम पढ़ते हैं। क्लियर? हाइड्रोजन में एक ही ना इलेक्ट्रॉन होता है। अरे चलिए लिखिए इसमें पहला सिद्धांत लिखिए, देखिए बोर के सिद्धांत के आधार पर, बोर के सिद्धांत के आधार पर, ये केमिस्ट्री हम नहीं पढ़नी होती, हमरा तो कुछ करने ले लिखा दो खाली, केमिस्ट्री हम तो सब तो नहीं पढ़ लें, आएगा नहीं लेकिन पढ़ना आएगा कहने। बोर के सिद्धांत के आधार पर, बोर के सिद्धांत के आधार पर केवल एक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणुओं, केवल एक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणुओं के स्पेक्ट्रम की व्याख्या, बोर के सिद्धांत के आधार पर केवल एक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणुओं के स्पेक्ट्रम की व्याख्या, केवल एक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु, सुनने
केवल एक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणुओं के स्पेक्ट्रम की व्याख्या कर पाते हैं। केवल एक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणुओं के स्पेक्ट्रम की व्याख्या, केवल एक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणुओं के स्पेक्ट्रम की व्याख्या कर पाते हैं। इतना स्लो में बेचारा बेचारी की हाल है। केवल एक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणुओं के स्पेक्ट्रम की व्याख्या कर पाते हैं। आप बोलिए, हो गए। केवल एक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणुओं के स्पेक्ट्रम की व्याख्या कर पाते हैं। दूसरी पॉइंट बोला गया चला कि उसकी जो स्पेक्ट्रम रेखाएं आते हैं, सुन ले आराम से, उसकी जो स्पेक्ट्रम रेखाएं प्राप्त होगा बनाएंगे, उसमें अनेक पतली एवं सूक्ष्म रेखाएं पाई जाती है, जिसके बारे में कोई कारण नहीं बताया कि क्यों रेखा पाई था, उसका नाम क्या है। क्लियर है। दूसरा पॉइंट लिखिए, स्पेक्ट्रमी रेखाओं में, स्पेक्ट्रमी रेखाओं में, स्पेक्ट्रमी रेखाओं में, स्पेक्ट्रमी रेखाओं में अनेक पतली, स्पेक्ट्रमी रेखाओं में अनेक पतली सूक्ष्म रेखाएं पाई जाती है। स्पेक्ट्रमी रेखाओं में अनेक पतली सूक्ष्म रेखाएं पाई जाती है। अनेक पतली सूक्ष्म रेखाएं पाई जाती है, जिसका अध्ययन संभव नहीं है। मतलब उसके बाद हम कारण नहीं पता है। क्लियर। अनेक पतली सूक्ष्म रेखाएं पाई जाती है, जिसका यानी कहाँ तक है भाई, अनेक पतली सूक्ष्म रेखाएं पाई जाती है, जिसका अध्ययन संभव नहीं है, जिसका अध्ययन संभव नहीं है। तीसरा जिला के स्पेक्ट्रमी रेखाओं की तीव्रता में अंतर का कारण स्पष्ट नहीं। क्लियर। तीसरा पॉइंट लिखिए, स्पेक्ट्रमी रेखाओं की तीव्रता में अंतर, स्पेक्ट्रमी रेखाओं की तीव्रता में अंतर, स्पेक्ट्रमी रेखाओं की तीव्रता, स्पेक्ट्रमी रेखाओं की तीव्रता में अंतर, स्पेक्ट्रमी रेखाओं की तीव्रता में अंतर का कोई कारण स्पष्ट नहीं है। स्पेक्ट्रमी रेखाओं की तीव्रता में अंतर का कोई कारण स्पष्ट नहीं है। कोई अंतर यानी क्या लिखें जिला, स्पेक्ट्रमी रेखाओं की तीव्रता में अंतर का कारण कोई स्पष्ट नहीं है। क्लियर। चौथा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट समझिए, फिर समझाएंगे। चौथा पॉइंट बोला ना बाबू कि आप बोर के सिद्धांत के आधार पर जो परमाणु जो इलेक्ट्रॉन का नहीं बंटवारा चला कि पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा में 8 होता है, तो वो वितरण नहीं दे पाए थे। बोर साहब भी नहीं दे पाए चला कि कौन कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा, अन्य इलेक्ट्रॉन का वितरण भी उस सिद्धांत पर नहीं हुआ। क्लियर है। मतलब इलेक्ट्रॉन बता दिए कि भाई कुछ कक्षा में, विशिष्ट कक्षा में परिक्रमा करेंगे, लेकिन कितना इलेक्ट्रॉन कौन कक्षा में रहेगा इसकी विशेष जानकारी नहीं दिए थे। क्लियर। लिखिए बोर के सिद्धांत के आधार पर, बोर के सिद्धांत के आधार पर, बोर के सिद्धांत के आधार पर इलेक्ट्रॉनों का वितरण संभव नहीं हो पाया। बोर के सिद्धांत के आधार पर इलेक्ट्रॉनों के वितरण का, क्या लिखेंगे जरा, बोर के सिद्धांत के आधार पर इलेक्ट्रॉनों के वितरण संभव नहीं हो पाया। इलेक्ट्रॉनों का वितरण लिखिएगा, इलेक्ट्रॉनों का वितरण संभव नहीं हो पाया। बोर के सिद्धांत के आधार पर इलेक्ट्रॉनों का वितरण संभव नहीं हो पाया। लोग नहीं बता पाएंगे इलेक्ट्रॉन के बारे में कुछ बताएं। क्लियर। इलेक्ट्रॉनों का वितरण संभव नहीं हो पाया। पांचवा चला लास्ट, बोर सिद्धांत के आधार पर चला इलेक्ट्रॉन की हम तरंग गति का हम व्याख्या नहीं कर पाते हैं। तरंग होता है यानी इलेक्ट्रॉन की तरंग। लिखिए चला, बोर के सिद्धांत के आधार पर, बोर के सिद्धांत के आधार पर इलेक्ट्रॉन, बोर के सिद्धांत के आधार पर, बोर के सिद्धांत के आधार पर इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति, बोर के सिद्धांत के आधार पर इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति, इलेक्ट्रॉन की तरंग, क्या लिखें चला, बोर के सिद्धांत के आधार पर इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति, टेढ़ा वर्ड बात है ना, इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति की व्याख्या संभव नहीं है। इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति की व्याख्या संभव नहीं है। गड़बड़ा जाना है।
इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति की व्याख्या संभव नहीं, हम मुँह नहीं बर्दाश्त कर पाइए, क्या नहीं करिए। इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति की व्याख्या संभव नहीं है। देखिए चला एक बार फिर से पांचों पॉइंट को एक बार रिपीट करते हैं कि नहीं। देखिए 5 इसमें दोष बोला गया। चला पहला पॉइंट बोला ना बाबू कि बोर का सिद्धांत केवल एक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु के स्पेक्ट्रम की व्याख्या कर पाता है। एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है तो उसके स्पेक्ट्रम की व्याख्या के बारे में बोर का सिद्धांत काम नहीं करेगा। फिर बोला है कि स्पेक्ट्रम में जब रेखाएं प्राप्त होते हैं तो उसमें अनेक सूक्ष्म पतली रेखाएं पाई जाती है जिसके बारे में कोई कारण नहीं बताया है। तीसरा पॉइंट बोला चला कि हमारे पास जो स्पेक्ट्रमी रेखाओं की तीव्रता में अंतर, मतलब उसकी तीव्रता कम बेसी होता है स्पेक्ट्रम रेखा के, क्लियर, उसके भी बारे में कोई कारण स्पष्ट रूप से नहीं बता पाए। फिर चौथा है कि इलेक्ट्रॉन के वितरण के बारे में भी नहीं कुछ बता पाए। पांचवा पॉइंट बताया चला कि आपके पास इलेक्ट्रॉन की जो तरंग प्रकृति होती है उसके बारे में भी कुछ नहीं बता पाए। कारण यही आपका बोर का परमाणु मॉडल खत्म। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे हाइड्रोजन का परमाणु स्पेक्ट्रम। इसको कल पढ़ पाएंगे, नहीं हो पाएगा, इसको स्टॉप कीजिए, चलो रुक जाइए, उसके बाद दूसरा चीज पढ़ेंगे रे।